हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा DSSB का जो सेशन चल रहा है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 13 फरवरी को मेल का एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है। अभी फीमेल के एग्ज़ाम की डेट फ़िलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि अभी आई है। और इसके साथ ही ये क्या हो रहा है, स्क्रीन टेढ़ी सी कैसे हो रही है मेरी। हाँ जी, तो ये है हमारा आज का सेशन जो है वो आज इसमें लिटरेचर के ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा, स्टार्ट कर रहे हैं। तो DSSB का बैच स्टार्ट हो चुका है। और 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। 16 जनवरी से, हाँ 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और DSSB का एक लाइव बैच है, एक वीडियो बैच है, और एक इसका जो है वो सिर्फ लिटरेचर का बैच है। आपका DSSB के बैच में सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी जो वीडियो बैच है उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। जो लिटरेचर और ग्रामर वाला बैच है उसमें लिटरेचर और ग्रामर से संबंधित सारी चीज़ें, जो DSSB का आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं। इसके अलावा जो लिटरेचर वाला बैच है उसमें भी और सारे नोट्स आपको बुक फॉर्म में कुरियर होते हैं आपके घर पर। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, BPSC का जो TRE 3 का एग्ज़ाम का है डेट अभी जो आ रही है 7 से 17 मार्च के बीच में आ रही है। और इसके अलावा TRE 4 का एग्ज़ाम भी जो है वो अगस्त में होगा। तो जो लोग का अभी एसटेट क्लियर नहीं था तो वो लोग तो TRE 4 में ही बैठ पाएंगे। हाँ, 6 to 8 जिनका सीटेट क्लियर है वो दे सकते हैं। तो जो BPSC का एग्ज़ाम का है तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी DSSB के साथ मतलब थोड़ा सा इसको DSSB का एग्ज़ाम का वो हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए BPSC का जो है मैं सेशंस लेकर आऊँगी BPSC के। अभी DSSB वाले करा रही हूँ, DSSB भी और BPSC के सेशंस भी ऑल्टरनेटिव डेज पे जैसा भी रहेगा वही सेशंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। BPSC का क्योंकि TRE 3 की बहुत ही जल्दी में इन्होंने डेट जो है वो दे दी है, 7 से 17 मार्च के बीच में जो है पेपर होगा। और TRE 4 का भी उन्होंने कहा है। तो जो लोग अभी एस्टेट के एग्ज़ाम को देंगे तो वो लोग निराश ना हो, क्योंकि उनके पास भी एक मौका जो है वो TRE 4 के रूप में है। और 6 to 8 का तो वो दे ही सकते हैं जिन्होंने सीटेट जूनियर क्वालिफाई कर रखा है। तो DSSB की जो इसके बैच की फ़ीस है वो हमने 8 फरवरी तक ही इसके में डिस्काउंट दिया हुआ है। उसके बाद इसकी फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो अगर आपको लगता है कि आपको बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ये केवल सब्जेक्ट कंसर्न का है, तो आप उस बैच को ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा DSSB का बैच है और ये रिकॉर्डेड बैच है जो DSSB और UPTGT के लिए है। और इसके बाद नहीं, ये तो DSSB का बैच है, ये इंग्लिश लिटरेचर का है। ये सिर्फ DSSB का इंग्लिश लिटरेचर का बैच है और इसमें भी नोट सारे आपके घर पे आएंगे। इसके बाद ये कॉम्बो बैच है जिसमें UPTGT और DSSB का है। और फिर कौन सा है, हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि DSSB PGT में क्वेश्चंस लिटरेचर के ज़्यादा भी आते हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले इज द बैटल ऑफ एडिनकोर्ट अ सेंट्रल इशू? रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, हेनरी फिफ्थ या किंग जॉन? तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इसमें, आप पहले क्वेश्चन को देखिए और जो है फिर इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि ये देखिए कि जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट है ये इट वाज अ मेजर विक्ट्री फॉर इंग्लिश। ये इंग्लिश लोगों के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी 100 ईयर वॉर्स के दौरान। और 100 ईयर वॉर्स जब चल रहे थे, भाई आपको पता होगा 100 ईयर वॉर एडवर्ड थर्ड के द्वारा स्टार्ट करा गया था, 1337 में स्टार्ट हुआ था। हालांकि फाइनल बैटल जो है वो फ्रांस के द्वारा जीती गई थी, मगर बैटल ऑफ एगिनकोर्ट जो है वो बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी इंग्लैंड की 100 ईयर वॉर में। ठीक है, अब ये जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट है, इसको ये जो सेंट्रल इशू कौन से प्ले में है, ये शेक्सपियर के हेनरी फिफ्थ में एक सेंट्रल इशू है।
शेक्सपियर ने हेनरी फिफ्थ जो प्ले लिखा ये 1599 के दौरान लिखा। दिस प्ले वाज रिटन ड्यूरिंग 1599। और ये जो हेनरी फिफ्थ की स्टोरी है ये बताती है इस 100 ईयर वॉर के मतलब बैटल ऑफ एगिनकोर्ट के आगे और पीछे की कहानी है, बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट। ये जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट हुई थी ये 1415 में हुई थी, और जो 100 ईयर वॉर्स के दौरान। और ये जो सेंट्रल इशू है दैट इज हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ में ये सेंट्रल इशू है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बैटल ऑफ एगिनकोर्ट है ये हुई थी 1415 में ड्यूरिंग 100 ईयर वॉर, जो 100 ईयर वॉर थे। और ये इट वाज अ मेजर विक्ट्री फॉर द इंग्लिश ड्यूरिंग 100 ईयर वॉर। और इसको जो हेनरी फिफ्थ की कहानी है ये बैटल ऑफ एगिनकोर्ट के बिफोर और आफ्टर की कहानी है। तो ये हुआ इसका आंसर, हेनरी फिफ्थ। आर्नल्ड क्रिटिसाइजेस चॉसर फॉर लैकिंग इन हाई सीरियसनेस, आर्किटेक्टोनिक्स, वेरिसिमिलिट्यूड या क्लासिकल डेकोरम। आर्नल्ड ने चॉसर को क्रिटिसाइज किया है कि उनके अंदर हाई सीरियसनेस नहीं है। ये आर्नल्ड का एक वर्क है जिसका नाम है दैट इज, जो इनका वर्क है द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री में आर्नल्ड ने ये उनका एसे है स्टडी ऑफ पोइट्री, उसमें आर्नल्ड ने चॉसर को क्रिटिसाइज किया है। ऐसा नहीं है कि वो चौसर को एडमायर नहीं करते थे, मगर इसके अलावा उन्होंने अपनी स्टडी ऑफ पोइट्री नाम के एसे में उन्होंने उनको क्रिटिसाइज, उनके अच्छे पॉइंट्स भी बताए हैं पोएम पोइट्री के उनके, और ये भी बताया है कि इन विच फील्ड चौसर लैग्ड। तो उनका मानना था कि चौसर लैग्ड इन हाई सीरियसनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हाई सीरियसनेस है इसका आंसर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Cambridge, the second oldest university in the English-speaking world, was established in the dash century। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, कैम्ब्रिज जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट है, जो फर्स्ट है और जो पहली ओल्डेस्ट है दैट इज ऑक्सफोर्ड। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पहले नंबर पर है और सेकंड नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज द सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसे कैंटैब भी कहते हैं, कैंटैब जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म में, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में कैंटैब भी कहा जाता है, कैम्ब्रिज को कैंटैब भी कहा जाता है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 13th सेंचुरी, बेसिकली इन 1209। तो 13th सेंचुरी 1209 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, कैंटैब भी कहा जाता है। पहली सबसे जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में दैट इज ऑक्सफोर्ड। फिर कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज 1209 में एस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि 13th सेंचुरी में। In which year was Francis Bacon's essays first published? फ्रांसिस बेकन जो जिनके एसेज जो है वो एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली जो बेकन जाने जाते हैं वो अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना, दैट इज एफोरिस्टिक स्टाइल। फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन को कहा जाता है। अब फ्रांसिस बेकन के एसेज जब पहली बार पब्लिश हुए थे तो वो पहली बार 1597 में पब्लिश हुए थे रिलीजियस मेडिटेशंस के नाम से। रिलीजियस मेडिटेशंस के नाम से, रिलीजियस मेडिटेशंस के नाम से वो पहली बार पब्लिश जो है वो हुए थे। और ये एसेज जो है ये इनका एक एनलार्ज्ड वर्जन आया था जिसमें 38 एसेज जो है वो हुए थे। 1612 में इसका एक एनलार्ज्ड वर्जन आया था जिसमें 38 एसेज जो है वो हुए थे। और उसके बाद 1625 में
58 एसेज थे। तो ये 1612 में जो वर्जन आया था 38, और उसके बाद जो है इनका 1625 में जो वर्जन आया था उसमें 58 एसेज थे। ठीक है जी। तो ये है कि बेकन जो जाने जाते हैं अपने एफरिस्टिक स्टाइल के लिए, पहली बार जो उनका एसे फर्स्ट पब्लिश हुए थे रिलीजियस मेडिटेशंस के नाम से, दैट केम इन 1597। हाँ। और 58 एसेज थे। उनका जो सब टाइटल था काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल था, उसका टाइटल था काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल। मिरर्स फॉर मजिस्ट्रेट वॉज अ डैश फ्रॉम द ट्यूडर पीरियड, प्रोज रोमांस, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज या एलिगोरिकल प्ले। देखिए ये मिरर फॉर मजिस्ट्रेट है क्या? मिरर फॉर मजिस्ट्रेट पहले इसके बारे में ये मिरर फॉर मजिस्ट्रेट एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और इसमें ट्यूडर पीरियड के बहुत सारे ये मिरर फॉर मजिस्ट्रेट जो है ये एक ट्यूडर वेरियस ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है, जो ट्रेजिक हिस्टोरिकल फिगर्स के ट्रेजिक एंड के बारे में बताते हैं। तो मिरर फॉर मजिस्ट्रेट किसी एक का वर्क नहीं है। मिरर फॉर मजिस्ट्रेट जो है ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और ये ट्यूडर पीरियड में बहुत सारे राइटर्स के द्वारा इसको जो है वेरियस ऑथर्स, बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन किया गया था। और इसमें ट्रेजिकल हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में बताया गया है। ये मान सकते हैं कि ये जो वर्क है ये 15th सेंचुरी का जो पोएट थे जॉन लिडगेट, उन्होंने जो फॉल ऑफ प्रिंसेस लिखा है उसका कंटिन्यूएशन था। तो फिर दोबारा से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मिरर फॉर मजिस्ट्रेट जो है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और ये बहुत सारे ऑथर्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें बहुत सारे जो ट्रेजिकल हिस्टोरिकल फिगर्स के, मतलब हिस्टोरिकल फिगर्स के ट्रेजिकल एंड के बारे में बताया गया है। और इसको कंटिन्यूएशन मान सकते हैं द फॉल ऑफ प्रिंसेस का, लिडगेट के फॉल ऑफ प्रिंसेस का कंटिन्यूएशन इसको माना जा सकता है। Which of the following plays is set in Athens? Love, Labor, Loss, Troilus and Cressida, The Winter's Tale, A Midsummer Night's Dream। जो एथेंस जिस यानी कि ग्रीस ये है, दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। शेक्सपियर के ये प्ले में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो इंग्लिश, उसका लेवल जो है वो ग्रीक वाला नहीं है, मगर जो इसमें प्ले की सेटिंग दिखाई है वो एथेंस जो है दिखाया है। हिप्पोलाइटा और उसकी शादी जो है वो दिखाई गई है, तो किंग ड्यूक ऑफ एथेंस की, और इसकी जो सेटिंग है वो एथेंस में दिखाई गई है मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। थीसियस एंड हिप्पोलाइटा इसमें जो कपल दिखाए हैं, थीसियस एंड हिप्पोलाइटा, और ये जो थीसियस है ड्यूक ऑफ एथेंस दिखाए गए हैं। Which of the following Shakespearean plays conforms to the three unities? Comedy of Errors, All is Well that Ends Well, Antony and Cleopatra, Winter's Tale। सबसे पहली बात, जो ये थ्री यूनिटीज होती हैं, यानी कि यूनिटी ऑफ प्लेस, एक्शन एंड टाइम, ये शेक्सपियर ने अपने केवल दो ही प्लेज में ऑब्जर्व करी है, एंड फर्स्ट वन इज कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड द अदर वन इज द टेम्पेस्ट। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स और टेम्पेस्ट में ही उन्होंने तीनों यूनिटीज को फॉलो किया है। इन आर्केडिया, Philoclea and Pamela are daughters of ये पायरोसीज, बेसिलियस या म्यूसिडोरा या यूरिकस। तो पहले आर्केडिया के बारे में जान लेते हैं कि आर्केडिया जो है इट्स अ वर्क बाय सर फिलिप सिडनी। आर्केडिया जो वर्क है ये वर्क है सर फिलिप सिडनी का, और ये है क्या? ये एक प्रोज रोमांस है, दैट्स अ प्रोज रोमांस। आर्केडिया इज अ प्रोज रोमांस, और ये जो है डॉटर है बेसिलियस की। शी इज अ डॉटर ऑफ बेसिलियस, किंग बेसिलियस ऑफ आर्केडिया। ये जो सिडनी का बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए बहुत एम्बिशियस वर्क है, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया और द आर्केडिया। ये एक पेस्टोरल रोमांस है।
एक प्रोज रोमांस है जिसमें पेस्टोरल एलिमेंट्स भी हैं। और एक चीज इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो इसमें ये पैमेला जो नाम यूज किया है पैमेला, दिस नेम वाज लेटर यूज्ड बाय पैमेला, जो नेम यूज किया गया है फिर उसके बाद वो लेटर सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा अपने नॉवल के लिए यूज किया गया था पैमेला। In which year was Oliver Cromwell declared the Lord Protector of England? 42, 44, 49 या 53? सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड पे जब कैरलीन एज थी और 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड किया गया था, तो उसके बाद इंग्लैंड को में से राजा का शासन जो है वो समाप्त हो गया था 1649 में, जब चार्ल्स फर्स्ट को की हत्या की गई थी। और चार्ल्स सेकंड तो वो बाद में बने थे, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट के पुत्र जो थे वो वहाँ से भाग गए थे। और रेस्टोरेशन पीरियड यानी कि जब 1660 हुआ था, ये बीच का जो समय है, तो ओलिवर क्रॉमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर कब घोषित किया गया था? देखिए, जब 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि उनको जो है उनकी मृत्यु के उपरांत सिविल वॉर समाप्त हो गए थे। जो इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहे थे वो समाप्त हो गए थे। अब उसके बाद इंग्लैंड को राजा का शासन तो खत्म हो गया था, तो इंग्लैंड को घोषित करा गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड जो है घोषित किया गया था, और ओलिवर क्रॉमवेल को लॉर्ड प्रोटेक्टर की ताकत जो है वो मिल गई थी। और कब मिली थी? 16 दिसंबर 1653। और 16 दिसंबर 1653 से 1658 तक उन्होंने यह कार्यभार संभाला, तो दैट इज 1653। दैट इज 1653। तो ओलिवर क्रॉमवेल यानी कि 1649 में आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, एंड Cromwell was declared the Lord Protector of England in 1653, and he remained a Lord Protector of England till 1658. उसके बाद उनका बेटा आया लेकिन उसे नहीं संभला, एंड 1660 में मोनार्की री एस्टैब्लिश की गई, उसे रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली: एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, अर्न बरियल, यूफियस या लिसिडस। अब पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूफियस जो है वो लिखी है, इसको जो इसका ऑप्शन है वो दैट इज सी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो इसको क्रोनोलॉजिकली करना था। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट यूफियस, दैट इज एनाटॉमी ऑफ विट। यूफियस एनाटॉमी ऑफ विट ये जॉन लिली के द्वारा लिखा गया है, दैट इज इन 1578। यूफियस लिखा गया है 1578 में। ठीक है जी, लिली के द्वारा यूफियस लिखा गया है। ये एक डिडैक्टिक रोमांस है और ये लिखा गया है 1578 में, पब्लिश्ड हुआ है 1578 में। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली जो है ये रॉबर्ट बर्टन का है, ये आया था 1621 में। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली बर्टन का है और ये आया था 1621 में। उसके बाद है लिसिडस। लिसिडस जो है ये जॉन मिल्टन की पोयम है, ये आई थी 1637 में। और अर्न बरियल जो है ये अर्न बरियल जो पोयम है ये सर थॉमस ब्राउन का वर्क है जो आया था 1658 में। 1658, तो आप ये देख सकते हैं यूफियस जॉन लिली का वर्क है, ये आया था 1578। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ मेलंकली बर्टन का वर्क है 1621। उसके बाद है लिसिडस जो कि जॉन मिल्टन की पोयम है और ये आई थी 1637। और लास्ट है अर्न बरियल, ये आया था 1658, एंड दैट इज बाय सर थॉमस ब्राउन। तो ये है आपका इसका आंसर, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, यही लगाया हमने, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which playwright gives an honest picture of underworld in London in The Honest Whore? जॉन मास्टन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन या फिलिप मैसेंजर? तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये द ऑनेस्ट होर जो वर्क है वो है किसका। ऑनेस्ट होर एक सिटी कॉमेडी है, जैकोबियन सिटी कॉमेडी है। ये एक जैकोबियन सिटी कॉमेडी है और ये 2 पार्ट्स में लिखी गई है। और ये जो वर्क है ये किसका है? दैट इज बाय डेकर, दैट इज थॉमस डेकर। Honest Whore is a Jacobean city comedy and it is written by Thomas Dekker. Who said that the sonnet in Milton's hand become a trumpet? Dr. Johnson, Alfred Tennyson, Coleridge या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो ये सभी को पता है, स्कॉन नॉट द सोनेट में ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि सोनेट इन द हैंड ऑफ मिल्टन बिकेम अ ट्रम्पेट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ये स्कॉन नॉट द सोनेट में से है कि वर्ड्सवर्थ ने ये फ्रेज यूज करा है स्कॉन नॉट द सोनेट में। और द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट in his hand, the thing became a trumpet when he blew soul animating strains alas too few। यानी कि उन्होंने बहुत कम सोनेट्स लिखे, इसीलिए ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है स्कॉन नॉट द सोनेट में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विदना इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय ब्यूमॉन्ट, जॉनसन, कॉन्ग्रीव या सैकविले। पहले मैं आपको ये बता दूं ये कैरेक्टर है कौन से प्ले का। तो ये कैरेक्टर है सैकविले एंड नॉर्टन का एक प्ले है जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा है, दैट इज गॉर्बोडक। गॉर्बोडक प्ले का नाम आप सभी ने सुन रखा है। पहला फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। और ये जो गॉर्बोडक प्ले है इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया था, ब्लैंक वर्ड्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन इट। और ये जो गॉर्बोडक है, जो राजा है गॉर्बोडक, ये एक एंशियंट ब्रिटिश किंग थे। उनकी पत्नी का नाम है दैट इज विडेना, उनकी पत्नी का नाम है विडेना। एंड ये विडेना इज द वाइफ ऑफ गॉर्बोडक। और इसी प्ले का जो सबटाइटल है वो फेरिक्स एंड पोरिक्स है, जो गॉर्बोडक के दोनों बेटे हैं। तो ये जो प्ले है ये गॉर्बोडक की जो पूरी जो ये एक ट्रेजेडी है, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी बाय सैकविले एंड नॉर्टन। हॉरेस वॉलपोल पब्लिश द कैसल ऑफ ओट्रांटो इन। सबसे पहले जानते हैं कि जो कैसल ऑफ ओट्रांटो है दैट इज अ गोथिक प्ले। गोथिक, ये पहला गोथिक प्ले था। इसमें लिखा हुआ गोथिक, गोथिक प्ले कह रही हूँ गोथिक नॉवल है ये आपका कैसल ऑफ ओट्रांटो। और ये फर्स्ट गोथिक नॉवल इसको माना, गोथिक प्ले गोथिक नॉवल है पहला, कैसल ऑफ ओट्रांटो हॉरेस वॉलपोल के द्वारा लिखा गया, 1764 में लिखा गया था। दैट वाज ये पब्लिश हुआ था 1764 में, ये नॉवल जो है वो लिखा गया था। और ये जो गोथिक जो जॉनरा है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, एक रहस्य जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, रहस्य है, एक मध्यकालीन युग का सेटिंग जो है दिखाई जाती है, दैट इज़ गोथिक जो एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे 18th और 19th सेंचुरी में, ये बहुत ही पॉपुलर थे। और इसके बाद एन रेडक्लिफ और ये इन्होंने भी लिखे हैं, मगर हॉरेस वॉलपोल वाज द फर्स्ट पर्सन हु रॉट दिस कैसल ऑफ ओट्रांटो, द फर्स्ट गोथिक नॉवल, एंड दैट इज इन 1764, यानी कि 18वीं सेंचुरी। Lady Teazle is a character in The School for Scandal. She stoops to conquer the rivals, the importance of being honest. Lady Teazle जो कैरेक्टर है वो School for Scandal का कैरेक्टर है, The School for Scandal, that is The School for Scandal। और ये वर्क जो है that is ये शेरिडन का वर्क है, The School for Scandal, that is a work by Sheridan। Now the next question is the Peterloo massacre which moved Shelley to write The Mask of Anarchy took place in। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं।
द मास्क ऑफ अनार्की जो वर्क है ये एक पॉलिटिकल पोयम है, और शेले ने इस पोयम को लिखा था मास्क ऑफ अनार्की। ये 1819 की पोयम है, दैट इज अ पोयम ऑफ 1819। 1819 की ये पोयम है मास्क ऑफ अनार्की। और ये मतलब पीटर लू मैसाकर विच मूव्ड शेले टू राइट द मास्क ऑफ अनार्की टुक प्लेस इन 1819। एक पॉलिटिकल पोयम है। 1819 में शेले ने इसको लिखा था आफ्टर पीटर लू मैसाकर। ये फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. These are lines from As You Like It, The Winter's Tale, All Is Well That Ends Well, A Midsummer Night's Dream. पागल प्रेमी और कवि कल्पना की डोरी से बंधे हैं, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। और इसका जो मीनिंग है ये मैंने आपको बताया। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये शेक्सपियर की जो बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वहाँ से ये लाइन जो है वो ली गई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो थीसियस को लगता है कि पागल प्रेमी और कवि जो हैं वो कल्पना की डोरी से बंधे हैं और कल्पना करके अजीब तरीके के इंसिडेंट्स बताते हैं। The New Pygmalion is a work by George Bernard Shaw. But we are not talking, here we are not talking about the Pygmalion. हम यहाँ बात कर रहे हैं द न्यू पिग्मेलियन की। द न्यू पिग्मेलियन इज अ वर्क बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम हैजलिट, जी.के. चेस्टरटन या जे.बी. प्रीस्ले। तो आप देखिए इसमें मैं पिग्मेलियन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं न्यू पिग्मेलियन की बात कर रही हूँ। और न्यू पिग्मेलियन जो लिखी है दैट वाज बाय विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने ये वर्क जो है वो लिखा है द न्यू पिग्मेलियन। और इसका जो है इसका जो इसको लिबर अमोरिस और द न्यू पिग्मेलियन ये एक लव स्टोरी है और ये लिखी गई है एपिस्टलरी मैनर में लिखी गई है। इट इज रिटन इन एपिस्टलरी फॉर्म, यानी कि लेटर फॉर्म में, एपिस्टलरी फॉर्म में इसे लिखा गया है। ये एक लव स्टोरी है। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम हैजलिट के द्वारा लिखी गई है। और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो हैजलिट के अपने एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विलियम हैजलिट का वर्क है, एक लव स्टोरी है। In which work is Byron described as the leader of the Satanic school of poetry? ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। Alastor, Men, Women and Books, A Vision of Judgment, Table Talk. बायरन, शेले, कीट्स, इन सब को साउदे ने सैटनिक स्कूल का जो है स्टूडेंट्स कहा है। और उसमें भी बायरन को उन्होंने जो है सैटनिक स्कूल ऑफ पोएट्री का राजा जो है वो माना है, उन्होंने लीडर माना है। वैसे इसका जवाब बायरन ने भी दिया था द विजन ऑफ जजमेंट से। और ये जो सैटनिक स्कूल का लीडर माना है उन्हें, वो अ विजन ऑफ जजमेंट जो कि वर्क है साउदे का, दैट्स अ वर्क बाय साउदे। जो ओल्डर रोमांटिक थे और यंगर रोमांटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने एक टर्म जो है दिया था विजन ऑफ जजमेंट में, सैटनिक स्कूल। उनका यह मानना था कि ये जितने भी यंगर रोमांटिक्स हैं दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे बिलीव इन द ब्रेकिंग ऑफ रूल्स। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि दे आर द डिसाइपल्स ऑफ सैटन। इसीलिए उन्होंने ये टर्म जो है वो दी थी इन्हें सैटनिक स्कूल, और इसमें भी लीडर माना था बायन को। Harold Skimpole in Bleak House is a caricature of Leigh Hunt, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी। आप ब्लीक हाउस चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। चार्ल्स डिकेंस जो कि विक्टोरियन एरा के बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे। और ये जो ब्लीक हाउस है इसमें जो ये कैरिकेचर है दैट इज ले हंट, दैट इज ले हंट। ले हंट का को कैरिकेचर के रूप में यूज किया। हैरोल्ड स्किम्पोल जो है वो ब्लीक हाउस में,
तो आपने ब्लीक हाउस चार्ल्स डिकेंस का वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स में से एक है। ये कहानी सुनाई गई है एस्टर समर्थन के द्वारा, और इसमें मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक है दैट इज हैरोल्ड स्किम्पल। और हैरोल्ड स्किम्पल जो है वो ले हंट का एक जिसे माना जा सकता है कैरिकेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bingley is a character in Jane Eyre, Wuthering Heights, Mansfield Park, Pride and Prejudice. आपको पता ही होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन के नॉवल का ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और ये किसके नॉवल है? दैट इज बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन जो जानी जाती हैं अपनी 2 इंचेस ऑफ आइवरी, यानी कि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत ही सीमित कार्य क्षेत्र था। और बिंगले जो कैरेक्टर हैं दैट इज अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो एक बहुत ही यंग एंड हैंडसम जो बैचलर है। और ये नॉवल जो पब्लिश हुई थी 1813 यानी कि 19th सेंचुरी में, 1813 में ये नॉवल पब्लिश हुई थी। और इसमें मेन कैरेक्टर के रूप में एलिजाबेथ बेनेट एंड चार्ल्स बिंगले हैं। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक। आई होप कि 30 मिनट्स हो चुके हैं। आज के क्वेश्चंस यहीं तक। अब इसके बाद जो है मैं अभी फिर आप लोगों के सामने नेक्स्ट सेशन के साथ आऊँगी। जितना जो है भाई लिटरेचर के क्वेश्चंस तो हैं ही, इसके साथ मैं ग्रामर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दूंगी, प्रोवाइडेड आप उन्हें पसंद करें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे से मेरे सेशंस रहते हैं। और फिर भी कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है, समझ में नहीं आता क्यों लेकिन बड़ी मिर्ची लग जाती है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, और जो जिनको मेरे लेक्चर्स से एक अच्छा तैयारी करने का मौका मिल रहा है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मे यू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड दैट यू ट्राई। अब इसके साथ ही मैं आज के सेशन को समाप्त करती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में।